हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप? कैसा किया आपने टेस्ट पेपर? दैट वाज द फर्स्ट पेपर फॉर यू। टेस्ट पेपर 25 क्वेश्चंस वर देयर, सिंगल ऑप्शन करेक्ट थे अभी तो। ग्रेजुअली हम उसको इंक्रीज करेंगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करते हुए उसमें इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वो सब रखेंगे। बट इट वाज अ सिंपल पेपर बेस्ड ऑन द सिंगल ऑप्शन करेक्ट विद +4 -1 नेगेटिव मार्किंग। सो हाउ वाज द पेपर? पेपर लेवल तो मॉडरेट से कमी कहेंगे हम उसको, कि नॉर्मल पेपर ही कहा जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने ठीक ढंग से अगर पढ़ाई की थी तो जरूर आप लोगों ने बनाया होगा उससे। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, आई हैव गिवन द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द पेपर। पेपर के लिए पूरा सोल्यूशन आपको दिया गया है, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस को जस्ट रिव्यू करूंगा और उसमें जस्ट गिव यू द आइडिया, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए। तो वी हैव प्रोवाइडेड यू द कंप्लीट सोल्यूशन एंड बेस्ड ऑन दैट, उसी के ऊपर बेस्ड मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा मैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जरूर एक अच्छे लेवल का सवाल था दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन था, हैव यू ट्राइड दैट 666 up to 6 n digits square plus 888 up to n digits is equals to, and there were some options were there। आपको दिया गया सॉल्यूशन, बट फिर भी मैं समझाता हूं आपको। देखो, एक बहुत छोटी सी बात है। इफ आई राइट 333, ठीक है, तो इफ आई राइट 333 तो दैट कैन बी रिटन एज 3 into 1। दैट जो बेसिक्स बताना चाहूंगा मैं, सो दैट यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द solution for that। चेक करिए, लिख सकता हूं इसे मैं। 333 can be written as 3 into 1 plus 3 into 10 plus 3 into 10 square। That is nothing but 300 plus 30 plus 3। So same is happening here. When I say 666 up to n digits, these are the n digits। so अगर ये n digits हैं तो ये हो जाएगा आपका, दिस कैन बी रिटन एज, देखो ये 3 डिजिट्स थी यहाँ पर, तो 3 into 1 plus 3 into 10 plus 3 into 10 स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखोगे आप? इट इज गोइंग टू बी लाइक 6 into 1 plus 6 into 10 plus 6 into 10 स्क्वायर अप टू वॉट? अप टू वॉट? तो इट इज गोइंग टू बी, दिस इज 10 स्क्वायर देयर है ना, अप टू वॉट? तो इट इज गोइंग टू बी लाइक 6 into 10 raised to power n-1, ठीक है। तो एक जस्ट समझिएगा उसको। 6, इफ आई टेक 6 कॉमन तो इट इज बिकमिंग 1 plus 10 plus 10 स्क्वायर अप टू 10 raised to power n-1, ठीक है ना। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये एप्लीकेशन था, जीपी का एप्लीकेशन था, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, बट ठीक है। 6 into a into r raised to power, r is what? That is a common ratio, that common ratio is coming as 10 raised to power। how many number of terms are there? n-1 नहीं बोलेंगे आप, समझदारी के साथ काम करेंगे। 10 raised to power 0 से लेकर 10 raised to power n-1, 10 raised to power n-1 upon 10-1, right। so it is becoming 6/9, तो ये हो जाएगा 2/3 10 raised to power n-1, ठीक है। so that is about 666 up to n digits and that's how we are going to solve। is it clear? बस अगर ये मिल गया आपको और वो n डिजिट्स स्क्वायर ऑफ दैट क्वेश्चन, आपने आपके पास है क्वेश्चन, रखिए सामने, यू आर हैविंग द सॉल्यूशन, उसको भी रखिए। और ये 888 अप टू n डिजिट्स ना, सिमिलरली यू कैन डेफिनेटली राइट फॉर 888, जैसे 666 का है वैसे 888 का होगा। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर किया जाएगा। 888 में क्या रिजल्ट आएगा, अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू डू इट, है ना। क्या लिखोगे आप? इट इज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बी 6 into 1 इट इज गोइंग टू बी 8 into 1, तो 8 कॉमन लोगे आप, तो 8 into बाकी रिमेनिंग सेम रहेगा 8 into 10 raised to power n-1 upon 10-1, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? तो दैट्स द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। ये अप्रोच होगी इस सवाल के लिए। आई होप दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर फॉर यू। अरे भाई, व्हेन आई से 888 n डिजिट्स, फिर तो आपको वैल्यू रखना है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर से जो रिजल्ट आ रहा है उसको ऐड कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। इट इज गोइंग टू बी 8 into 1 plus 8 into 10 n 8 into 10 raised to power n-1। 8 कॉमन लेंगे और फिर से जीपी का सम लगेगा, और आपको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। यू नीड टू सेव द टाइम, और टाइम सेव करना है तो आपको समझ में आता है कि यार 6 के लिए 6 कॉमन लिया हुआ है, बाकी तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी राइट, डायरेक्ट लिखेंगे आप। टाइम सेव करना है, टाइम बचाना है आपको। 10 raised to power n-1
upon 10 minus 1. Or else you can say 8 by 9, 10 raised to power n minus 1. Sorry, 10 raised to power n minus 1. ठीक है, और इन वैल्यूज को प्लेस करिएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा. ठीक है ना. आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में जो सीखना है, देखो सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया वो ठीक है. आपको जो सीखना है वो ये कि कितनी तेजी से बनाया जा सकता है, और कितनी तेजी से बनाया जा सकता है एक्यूरेसी के साथ, अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी के साथ कितनी तेजी से बनाया जा सकता है, वो एक जरूरी बात है ना. क्योंकि आप स्पीड आपकी तेज है लेकिन आप गलत करते हुए जा रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग में फंस रहे हैं आप. तो वैसा तो आप नहीं कर सकते, है ना. दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो दैट्स द आइडिया फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. कुछ क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द आइडिया. उसका केवल मैं आपको आइडिया दूंगा, ठीक है. The second question that was a discussed question in the class itself, if the ratio of sum of m terms and n terms, of actually it is like this, sm upon sn is equals to m square upon n square, then the ratio of its mth term, मतलब ये जो required है वो है tm upon tn. mth term और nth term का रेशियो क्या होगा. देखो, यस यू नीड टू रेफर द क्लास नोट्स ना. कई बार आपको डायरेक्ट इस टाइप के सवाल मिलेंगे जो आपको किए हुए हैं. अगर किए हुए हैं तो आप कंफर्टेबली सॉल्व करने की पोजीशन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा उसको. तो मैंने जब बनाया था इस क्वेश्चन को तो प्रॉपर अप्रोच से बनाया था और वो कुछ ऐसा था. आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट. m by 2 2a plus m minus 1 into d, n by 2 2a plus n minus 1 into d इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, 2 का कैंसिलेशन, m और n का कैंसिलेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे. दो रिजल्ट आते हैं बेसिकली इसमें. एक होता है m माइनस n, ये आपके लिए दैट फॉर यू टू डू, और ऑलरेडी दैट इज देयर. d माइनस 2 इक्वल्स टू 0. m कैन नॉट बी इक्वल्स टू n, सो d मस्ट बी इक्वल्स टू 2a. d की वैल्यू 2a. और mth टर्म और nth टर्म का रेशियो अगर आपको लिखना है होता है तो आपको इट इज, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इज दैट ओके. दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने आपको प्रोवाइड किया है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में एक और इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है और उसको भी देखो आप. जस्ट आई एम गिविंग द हिंट फॉर दैट. देखो mth टर्म जो होता है that can be written as sum of m terms minus of sum of m minus 1 terms. sum of m terms में से sum of m minus 1 terms को सब्ट्रैक्ट किया आपने. अरे भाई मान लीजिए तुमको 10th टर्म रिक्वायर्ड है तो पहली 10 टर्म्स का सम और उसमें से फर्स्ट 9 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो. व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट्स से इफ यू रिक्वायर t9, ठीक है, तो t9 के लिए आप क्या करोगे, s9 और S9 में से S8 सब्ट्रैक्ट कर देना. दैट्स द हिंट फॉर यू फॉर दैट क्वेश्चन, और इसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया. सिमिलरली nth टर्म वुड बी इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है, Sm और Sn का रेशियो गिवन था, उसका यूज किया गया. Sm अपॉन Sn इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. बहुत प्रॉपरली आपको सोल्यूशन दिया गया तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट. Sm upon m square is equals to Sn upon n square equals to lambda. और वो वैल्यूज को आप पुट करेंगे. भाई आपने इस ढंग से लिखा, रेशोज हैं, इक्वल्स टू लेमडा किया. Sm में m स्क्वायर लेमडा हो जाएगा. Sm माइनस 1 में क्या होगा, m माइनस 1 का स्क्वायर इंटू लेमडा हो जाएगा. बहुत अच्छी अप्रोच है ना. दैट्स ए यूनिक अप्रोच, जरूर देखिएगा उसे. गेटिंग द आइडिया. अरे भाई जब Sm है तो Sm इज इक्वल टू m स्क्वायर लेमडा और Sm माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1 का स्क्वायर इंटू लेमडा. और ठीक सिमिलरली दोनों का डिफरेंस, सिमिलरली Sn माइनस Sn माइनस 1. एक करिएगा, दूसरा तो अपने आप डायरेक्ट हो जाएगा. m की जगह n ही तो है और क्या है. ठीक है, इज दैट ओके. If the sum of first n natural numbers, pretty easy question.
the sum of first n natural numbers is 1/5 times sum of their squares. Sum of first n natural number is 1/5 times sum of their squares. यार आप जानते हो बहुत ठीक ढंग से. Sum of first n natural number n plus 1/2. That is equals to 1/5 times sum of their squares. Sum of squares का मतलब क्या हो गया? n plus 1. काफी आसान सवाल. आई थिंक सभी लोगों ने, बिल्कुल सभी ने बनाया होगा. ये उस कैटेगरी में सब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सभी से बनना चाहिए. अगर उसमें एरर हो रही है मतलब परेशानी है, सीधी सी बात है. वैसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर. तो n plus 1 2n plus 1/6. n plus 1 का होगा कैंसिलेशन. और सिंपल कहीं कुछ नहीं बचा है इसमें. सीधे सीधे यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आएगी आपको. इज दैट ओके? काफी आसान. लेकिन अगर आसान है तो आपने जरूर सही किया होगा. +4 -1 की कैटेगरी में जाएगा. लेट द टू नंबर्स. कुछ मिस तो नहीं हुआ? ओके, ठीक है. Let the two numbers have arithmetic mean as 9 and geometric mean as 4. Then these four numbers are the roots of the equation. Let the two numbers have arithmetic mean. Arithmetic mean is a, which is equals to a plus b by 2 equals to 9, and geometric mean, which is root over ab equals to 4. Okay. इसको let the two numbers and then these numbers are these numbers. A plus b equals to 18 or root over ab equals to 4, or else you can say ab is equals to 16. और वो कहता है are the roots of the equation. ये जो दोनों numbers हैं, ये these numbers are the roots of the equation. देखिएगा, a और b दो numbers थे. तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है आप जानते हैं. इट इज गोइंग टू बी x² माइनस सम ऑफ रूट्स. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर आपको दो रूट्स प्रोवाइडेड हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन. इट इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज व्हाट, a प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू 9. सो a प्लस b इक्वल्स टू 18 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16 इक्वल्स टू 0. तो x² माइनस 18x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. दैट इज द रिजल्ट देयर, है ना. इज दैट ओके? ठीक है. Now the next question. A, B, C are in AP. Then A plus 2B minus C into 2B plus C minus A into C plus A minus B equals to. A, B, C are in AP. अगर A, B, C AP में है, what you are going to do? P would be equals to A plus C by 2. ठीक है. और else you can say 2b is equals to a plus c. ज्यादा मत सोचेगा, जहां जहां 2b है उस 2b को a plus c से रिप्लेस करिएगा. जस्ट रिप्लेस 2b विथ a plus c. कर पाएंगे और सिंपल सा रिजल्ट आपको मिलेगा. जहां जहां b है उसको रिप्लेस करिएगा आप लोग. ठीक है ना. ए बी से इट्स ए डायरेक्ट वन, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए. इज दैट ओके? तो ये भी जरूर बनाने जैसा सवाल था आपके लिए. और जहां पर that b equals to a by a b c are in AP, that means b equals to a plus c by 2, or else you can say 2b equals to a plus c. ठीक है. अच्छा, एक प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर जो रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट इज x² माइनस 18x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. x², वो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच करिएगा, है ना. ठीक है. यहां तो सीधे सीधे वैल्यू प्लेस करने की बात है, उससे ज्यादा और कुछ भी, है ना. टू बी इक्वल्स टू a प्लस सी, नथिंग मोर देन दैट.
बोले सर आप करो ऐसा क्या, चलो देख लो. इट इज गोइंग टू बी a plus c minus c. This is a plus c plus c minus a into c plus a minus b. b की जगह आप रख दोगे इन प्लेस ऑफ b, इट इज a plus c by 2. ठीक है ना. तो इट इज कमिंग एज c का हुआ कैंसलेशन, यहां पर a का कैंसलेशन हुआ, और यहां पर ये बन जाएगा आपका a plus c. ओके देखिएगा, दिस इज 2a, दिस इज 2c, और ये समझ लीजिए a plus c में से a plus c by 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बचेगा कितना, इट इज a plus c by 2 बचेगा. और a plus c by 2 इज एक्चुअली व्हाट, इट इज इक्वल टू b. बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू बी 4acb. दैट इज द रिजल्ट. और करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, विच इज 4abc. परफेक्ट. 7 टर्म ऑफ AP is 40, then sum of its. ये बहुत ही सिंपल सवाल, जहां पर ये कहा गया कि 7 टर्म दैट्स T7 इज इक्वल टू A. लेकिन आप ये देखिएगा कि पेपर जब आसान होता है तो आप क्या इजी, देखो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको जो बात समझना है वो ये समझना है कि आप उन क्वेश्चंस में से, इजी क्वेश्चंस थे कई सारे, आप क्या उन इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाए, आप समझ पाए. देखो सुनो समझो इस बात को कमांडोज, कि आपके सामने पेपर है, 25 क्वेश्चंस का एक पेपर है, हो सकता है उसमें 4-5 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लेवल हो. आपको यह समझना है कि 4-5 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं, फिलहाल तो नहीं थे, लेकिन क्या उसमें से जो 10 to 15 क्वेश्चन जो इजी या काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो 8 to 10 वो भी हो सकते हैं, क्या हम वो सारे बना पाए. कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में, ये स्ट्रेटेजी है और यही आपको सीखना है ना. कमांडोज क्या सीखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, और वही मैं बनवा रहा हूं आपको, कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ टफ क्वेश्चंस के चक्कर में जो बहुत आसान सवाल है वो छोड़ दिए. और अगर ऐसा हुआ है तो वो गलती आपको नहीं करना है, और यही सीखना है. आप जैसे जैसे ग्रेजुअली पेपर देते जाओगे, यू विल बी गेटिंग द आइडिया. तो इजी क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली सॉल्व करना आना चाहिए, है ना. तो T7 is equals to A plus 60, which is equals to 40. Then sum of their first term, sum of its first term, देखो sum of its first term. So sum of its first term S13 is equals to 13 by 2, 2A plus n minus 1D, तो it is 13 minus 1, 12D. तो ठीक है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. A plus 6D की वैल्यू है 40, तो इट इज गोइंग टू बी 13 by 2 into 2 into 40, दैट इज गोइंग टू बी 80. और वो आपका रिजल्ट होगा. सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही सीधा सवाल. ठीक है ना. स्पेशल थिंकिंग की जरूरत नहीं थी उसमें, ठीक है ना. Likewise, sum of n terms of the series 4 by 3 plus 10 by 9. You are having the paper with you. You are having the solution with you. So 4 by 3, 10 by 9, 28 by 7, 28 by 27. It is based on your observation. ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर. क्या आप ठीक ढंग से क्वेश्चन को समझ पाए? तो 4 by 3, 1 plus 1 by 3, 10 by 9, 1 plus 1 by 9. 1 plus 1 by 27. ठीक है ना. प्लस नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी व्हाट, 1 plus 1 by, दिस इज प्लस एक्चुअली, 1 plus 1 by 9, 1 plus 1 by 27, 1 plus 1 by, next one is what, 3 square, 3 cube, 3 raised to power 4 ना. कितनी टर्म्स हैं? यू वांट सम ऑफ n टर्म्स, अप टू n टर्म्स. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, केवल अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, 1 1 1 1 हर टर्म में, सब में आ ही रहा है. 1 1 1 1, इट इज क्लियरली अप टू n टाइम्स.
फर्स्ट टर्म में 1/3, सेकेंड में 1/9, तो 1/3 स्क्वायर, थर्ड में 1/3 क्यूब। ठीक है, so it is going to be sum of n terms, so sum of n terms of GP, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के एन टर्म्स के सम का आप लगा देंगे फॉर्मूला एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कुछ भी खास नहीं है ना। ए इंटू आर एस टू पावर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन टर्म्स, a into r is to power n minus 1 upon r minus 1 is the result. It's a direct question, but again and again I am just saying one thing, direct है ना, एरर मत करिएगा, डायरेक्ट है, एरर नहीं। देन कम्स 1 + 1 + 2 स्पेशल सीक्वेंसेस, काफी डिटेल में पढ़ा समझा है आपने। 1 1 + 2 upon 2 + 1 + 2 + 3 upon 3 and up to n terms is s। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा, यू आर गोइंग टू लुक फॉर द क्वेश्चन एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ दैट सीरीज। आप उस सीरीज की nth टर्म निकालोगे। आपने nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है सीखा है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये पेपर में 25 क्वेश्चंस वेयर देयर, सबसे जरूरी बात थी क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने बहुत आसान सवाल हैं, उनको हम बिल्कुल छोड़े ना और हमें उनको परफेक्ट बना के आए। तो nth टर्म, व्हेन आई राइट nth टर्म, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 up to n, and in the division it is n। थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 upon 3, फोर्थ टर्म में 1 + 2 + 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 up to 4 upon 4। तो nth टर्म में क्या होगा, दिस इज ओके, दिस इज योर nth टर्म विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू nn + 1/2। बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। n का हुआ कैंसिलेशन, इज गोइंग टू बी n + 1 on 2, देन टेक द सिग्मा। क्या करना होगा आपको, यू नीड टू टेक द समेशन, समेशन लेना होगा। जब आप सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं तो यू कैन राइट लाइक सिग्मा ऑफ Tn वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n and it is going to be sigma of 1/2 can be written outside, sigma of n plus sigma of 1 separately directly लिखना चाहेंगे, sum of first and natural number is nn plus 1/2 plus sigma of 1 that is going to be equals to n। ठीक है, so that is going to be the approach, ये अप्रोच होगा, है ना। सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। The sum of 10 terms of the series √2 plus √6 plus √18 is, so sum of 10 terms of the series √2 plus √6 plus √18। देखो ये आइडेंटिफिकेशन वाली बात है, इसमें क्या किया आपने, √2 प्लस √6 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √3, देन √18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 9 के फॉर्म में, 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 9 है ना। सो आई कैन डेफिनेटली राइट विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 भाई, 2 इंटू 9 √2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 3 को लिख सकता हूं मैं √3 स्क्वायर, √2 √3 का क्यूब, ठीक है बस। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, third term, fourth term, can you please tell me the nth term? Okay, it is 10th term, so ठीक है, √2 times, can you please tell me what is the 10th term there, √3 raised to power what, तो √3 raised to power, सुनो, फर्स्ट टर्म √3 की पावर 0, सेकेंड टर्म √3 raised to power 1, थर्ड में √3 स्क्वायर, फोर्थ √3 क्यूब और 9, √2 times 1 plus √3 प्लस √3 स्क्वायर, √3 का क्यूब, ठीक है।
सम ऑफ जीपी अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ सोचिएगा और समझने की गुंजाइश नहीं है। सम ऑफ जीपी सम ऑफ जीपी अप्लाई करेंगे। 10 टर्म्स की जीपी है, 10 टर्म्स है ना, √3⁻0 से लेकर √3⁹9, 10 टर्म्स की जीपी है। फर्स्ट टर्म इज 1 और नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गया। कॉमन रेशियो इज R इज इक्वल टू √3 देयर। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट मस्ट बी एक्यूरेट देयर। ठीक है, इज दैट ओके? हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन वाली बात रहेगी कि किस ढंग से लिखना समेशन में। तो थोड़ी कलाकारी तो हम सीखते रहे और हमने काफी सारे सवाल बनाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दैट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन जहां पे ये कहा गया है कि x 2x+2 and 3x+3, these are the terms, 3 terms are in GP, या कुछ टर्म्स हैं जो जीपी में, और उसने केवल यहां पर पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी द फोर्थ टर्म। तो एक सीधी सी बात है कि अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली फाइंड आउट करना होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। यार ये कहें कि कॉमन रेशियो निकालना होगा इसमें, ठीक है ना, या जीपी है तो कॉमन रेशियो तो सेम होने वाला है, वो भी हमें समझ में आता है। तो इट इज गोइंग टू बी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेम, है ना, 3x+3 अपॉन 2x+2, ठीक है ना, क्लियर? बोले सर इसको कैसे सॉल्व करें? यार ज्यादा मत सोचो, ट्वाइस ऑफ x+1 अपॉन x इज इक्वल टू, बोले सर x+1 कैंसिल हो रहा है कैसे, क्या? देखो एक सिंपल सी बात है, मतलब डायरेक्ट अगर बात कर ली जाए, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, सिंपल सी बात, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, y कैन नॉट बी -1, क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 हुई तो टर्म 0 हो जाएगी। 2x+2 क्या बनेगा? ये 0 हो जाएगा। 0 तो हो नहीं सकता, जीपी की बात करें तो जीपी में 0 तो नहीं हो सकता, तो जीपी में 0 नहीं हो सकता, इसलिए आप एक को कैंसिल करके उस दूसरे को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अरे भाई किसी भी जीपी के लिए कोई टर्म 0 नहीं हो सकती, और दैट्स व्हाई x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, इसलिए आपने एक x को कैंसिल करिएगा। मान लीजिए इसको कैंसिल किया आपने, और बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। 4x is what? 4x plus 4 is equals to 3x. This is 4x plus 2, है ना? 2 is getting multiplied here, so okay, 2 plus 2, that is okay. This is 4x plus 4 equals to 3x, ठीक है। और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपने ऑलरेडी एक को रिजेक्ट कर दिया, किसको रिजेक्ट कर दिया? x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सब सामने आएंगी आपको। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपके सामने आएंगी, और अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्थ टर्म। जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कॉमन रेशियो मिलेगी आपको, कॉमन रेशियो मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग द फोर्थ टर्म देयर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन इट सेज, ये भी एक अच्छा सवाल है, ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव। ओके, लैंग्वेज को तो बहुत ठीक ढंग से पढ़ना समझना होगा। ईच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव एंड ईच टर्म इज सम ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म्स। ईच टर्म इज सम ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म्स, देन कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज ईच टर्म, लेट्स से nth टर्म इज इक्वल्स टू, या rth टर्म, जो भी आप कहें, TR would be equals to each term is sum of its 2 succeeding terms, उसके बाद की 2 टर्म्स के, ओके, TR plus 1 plus TR plus 2, ओके। और आपसे कहा गया है कि ठीक है, TR इज इक्वल टू TR plus 1 plus TR plus 2, कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी, बढ़िया, कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी, ठीक है ना यार। टेक A is the first term, R is the common ratio, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, A इंटू आर एस टू पावर, सॉरी आई शुड नॉट राइट R ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं कॉमन रेशियो, या फिर मेरे को कैपिटल R ले लेना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट देयर?
अरे भाई ये भी आर है और कॉमन रेशियो भी आर लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आई शुड टेक ए इंटू आर रेस टू पावर, कॉमन रेशियो को आर ले लिया मैंने, कैपिटल आर, दिस इज फॉर द टर्म। ठीक है, इज दैट ओके? तो इट इज गोइंग टू बी, ए को तो कॉमन लेके कैंसिल किया, आई कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट इज गोइंग टू बी आर रेस टू पावर माइनस वन, दिस इज आर, क्या बचेगा आपको? आर रेस टू पावर, बढ़िया सवाल है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इज इक्वल टू, यू कैन डेफिनेटली आर एस टू पावर आर माइनस वन से आप कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बोले सर ये आर आर कंफ्यूज कर रहा है हमको, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप ऐसा लिख लीजिए भाई, एन ए टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टी एन प्लस वन प्लस टी एन प्लस टू, वैसा। तो ठीक है, इट इज गोइंग टू बी लाइक, इसको लिख सकते हैं आप, आर एस टू पावर आर माइनस वन आपने कॉमन लिया, तो ये बनेगा आपका एक आर इधर पे, एक आर स्क्वायर इधर पे, राइट? तो आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू वन, कॉमन रेशियो इज व्हाट? कॉमन रेशियो आई हैव टेकन आर, ये हुआ कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो, आर यू गेटिंग दिस? अभी तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, बात खत्म। और उसने ऑलरेडी लिखा है ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, इसलिए जहां कॉमन रेशियो नेगेटिव आ रहा है उसको हटा दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ आर, एक आप रिजेक्ट कर देंगे, समझ रहे? तो दैट इज द अप्रोच देयर, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज बाय दिस आर, टेक दिस, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच परफेक्ट। तो आपने क्लासेस अगर बहुत ठीक ढंग से अटेंड किए हुए हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती, क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओ दैट्स अ क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड इन द क्लास क्वेश्चन। तो आपको देख के देखो, कई बार ऐसा होगा एग्जाम में कि कुछ करे कराए सवाल आपके सामने आएंगे, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप किए कराए सवाल को बहुत तेजी से बना लेते हैं। अरे कभी कभी तो बच्चों को रिजल्ट से याद हो जाते हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट टिक करते हैं, ऐसा होगा। बोले सर मैथ में ऐसा हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, हर पेपर में आपको दो तीन सवाल रिपीट मिल जाएंगे। आपके अगर किए हुए सवाल हैं तो आप डेफिनेटली बहुत कम टाइम में बना पाओगे, और कुछ कुछ तो याद से होंगे तो आप डायरेक्ट एबीसीडी टिक करोगे, और दैट विल डेफिनेटली सेव द टाइम। वही तो टेक्निक, वही तो ट्रिक, वही तो स्ट्रेटेजी होती है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है उतना ठीक होता है। बट बाय द वे दैट्स अ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, 24 टर्म्स आर देयर इन एपी, इफ यू रिमेंबर मैंने इसमें बात बताई थी आपको, दिस इज, आपसे पूछा गया था दैट क्वेश्चन इज पूछा गया था आपसे a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a24, इसकी वैल्यू पूछी गई थी आपसे, है ना? और ये गिवन था आपको, क्या गिवन था, व्हाट इज दैट वैल्यू, ये तो पूछा गया था, a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इज इक्वल टू 225, ये गिवन था आपको। तो यू कैन डेफिनेटली से, देखो एक दो तरीके बताए थे मैंने आपको कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम इज इक्वल टू सेकेंड टर्म लास्ट बट फर्स्ट टर्म का सम, राइट? याद आया आपको? देखो 2 4 6 8 एंड 10, ये 5 टर्म्स हैं, सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, और जो मिडिल टर्म होगा मिडिल टर्म का डबल अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो, ठीक है ना? तो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और अदरवाइज आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माई पॉइंट इज, ये दोनों, सॉरी दिस इज a1 प्लस a24 is same as of a1 plus a20 is same as of a10 plus a15, ये बराबर होंगी, एपी है, तो आई कैन डेफिनेटली राइट कि जो कुछ भी है 3 टाइम्स a1 प्लस a24 होगा। डिस्कस्ड क्वेश्चन इन द क्लास।
तो इट इज A1 प्लस A24 वुड बी इक्वल टू 75, ये होगा 75 के बराबर। और अगर ये 75 के बराबर है तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स की बात कर रहा है वो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, चेक कर लीजिए। दिस इज 225, तो A1 प्लस A24 दैट वुड बी इक्वल टू 225/3 विच इज 75। 24 टर्म्स का सम है, तो 24 टर्म्स का सम इज गोइंग टू बी 24/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। So it is going to be 24/2 A1 plus A24, और A1 प्लस A24 की वैल्यू आपको आइडिया है 75, ये वैल्यू प्लेस करिएगा 75 into 12, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। Again, if the quadratic equation has equal roots, quadratic equation और quadratic equation के equal roots होते हैं, क्या मतलब समझते हैं equal roots का? equal roots का मतलब होता है discriminant is going to be equals to 0, d is equals to 0। इस quadratic equation के roots अगर equal roots हैं तो d is going to be equals to 0, or else you can say b square minus 4ac equals to 0। सॉल्व करना है आपको, सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इट इज गोइंग टू बी -2 टाइम्स a प्लस बी इंटू सी का स्क्वायर -4 टाइम्स b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी, दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये टास्क आपके लिए बहुत छोटा था टास्क, 2 तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 2 स्क्वायर 4 4 हटा देंगे आप, एंड यू आर गोइंग टू सिंपली सॉल्व इट। इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इंटू सी का होल स्क्वायर, है ना, इट इज सिंपली सी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ, इन दोनों टर्म्स का होगा मल्टीप्लीकेशन विच इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी रेज़ टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल करिएगा, जो रिमेनिंग होगा उसको जस्ट ऑब्जर्व करिएगा। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी जीपी में है, एपी में है, एसीबी। आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि अगर एपी में है तो ए बी सी, अगर एपी में है तो बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन एरर की गुंजाइश नहीं है। इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, जस्ट सॉल्व इट एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इजीली। कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है ना। कर पाएंगे आप लोग, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन जरूर बना पाएंगे। जहां तक इस क्वेश्चन की बात करें, सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए। 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्यूब, इस सीरीज के सम की बात करते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 क्यूब एंड अप टू 100 इंटू 2 रेज़ टू पावर 99। आप यहां पर देखेंगे क्या, ये क्या सीरीज है, 1 2 3 4 अप टू 100 दैट इज एपी, 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये क्या चल रही है, जीपी। इट इज क्लियरली ये है एक एजीपी। ये है कि एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और क्या अप्रोच होती है एजीपी के सम को फाइंड आउट करने की? तो एजीपी का सम अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो यू नीड टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो एंड देन यू मल्टीप्लाई इट। भूल तो नहीं गए आपको? वी हैव डन द प्रैक्टिस फॉर दैट। क्लास नोट्स को रिवाइज करिएगा, पूरी प्रोसीजर है। यहां पर कॉमन रेशियो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरी सीरीज को, तो इट इज गोइंग टू बी 2, फिर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 है तो इट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर, एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिख दिया आपने, 99 इंटू 2 रेज़ टू पावर 99 प्लस 100 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां भी होगा 100।
कॉमन रेशो फाइंड आउट करना, कॉमन रेशो आइडेंटिफाई करना और कॉमन रेशो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। अरे काफी सारे सवाल हैं आपके पास में, जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस अगेन। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि भाई ये क्या है, इट इज नथिंग बट अ जीपी। ये क्या है, एक जीपी है। सब्ट्रैक्ट द टू, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द टू इट इज माइनस ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 और ये 2 रेज़ टू पावर 0 ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 टाइम 2 स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर में से 2 टाइम्स 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो 2 स्क्वायर, एक बार 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब। ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ जीपी, हमेशा और हमेशा। 100 में से 99 1 टाइम 2 रेज़ टू पावर 99, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ जीपी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को देखते हैं आप, तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग इट इज गोइंग टू बी, सारी टर्म माइनस हुई है, ये लास्ट टर्म को छोड़ते हुए बाकी इन सारी टर्म्स को इंक्लूड कर लें आप। इट इज बिकमिंग व्हाट, इट इज नथिंग बट जीपी। ये है जीपी और जीपी का सम आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इट्स एन एजीपी। कॉमन रेशो आइडेंटिफाई करो, कॉमन रेशो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस। ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ जीपी। जीपी मिलेगा तो ए की वैल्यू 1, कॉमन रेशो 2, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 1 को इंक्लूड किया हुआ है, हाँ जरूर कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 100 टर्म्स की एक जीपी बन रही है। ए इंटू आर एस टू पावर एन है ना, -1 अपॉन आर -1। कॉल करिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। माइनस एस वुड बी टू ए इंटू आर एस टू पावर एन -1 ऑन आर -1 माइनस ऑफ 100 इंटू 2 रेज़ टू पावर 100, वैसा। ठीक है, इज इट ओके? इसी ढंग से काम करेंगे आप। ये जीपी का सवाल था, आइडेंटिफिकेशन जरूरी था और कर लिया, ऑप्शन मैच कर लेना, कर पाएंगे आप। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, सारे सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आई एम अगेन गिविंग यू द आइडिया। सारे सवाल ऑल 25। देखिए टेस्ट पेपर का एक और बड़ा बेनिफिट होता है ना, आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होता है, आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होता है और फिर आप उसको सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल आपको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी उस टाइप का सवाल आएगा, वो सवाल या उस टाइप का कोई दूसरा सवाल आएगा, आप 100% बना के आओगे, प्रोवाइडेड अगर आपने टेस्ट को सीरियसली दिया है। और कमांड दोस्तों हम बोली इसीलिए रहे हैं कि वो एक फील दे आपको कि सीरियसली, सिंसियरली, अटेंटिवली आपको काम करना है। 4 numbers are in AP. The sum of first and last is 8. The product of both middle terms is 15. बहुत ज्यादा मत सोचिए। 4 numbers are in AP. तो 4 numbers are in AP. So you can take A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। ये 4 टर्म्स हैं, A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. These are the 4 terms there. ये 4 टर्म्स हैं आपके पास, राइट? वो कहता है 4 numbers are in AP. The sum of first and last. ये फर्स्ट और लास्ट का सम, बेहद आसान सवाल, बट मैं देखना चाहूंगा कि अगर बेहद आसान मैंने बोला है तो कितने लोग ठीक ढंग से बना पाए। तो डी का कैंसलेशन, 2a इक्वल्स टू 8 और वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मिडिल टर्म्स, ओके परफेक्ट, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ बोथ मिडिल टर्म तो यही दो है मिडिल टर्म, कितना है 15, वैल्यू ऑफ a 4, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 और यहां से आपको डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना? द लीस्ट ऑफ द सीरीज, ए मिल गया, डी मिल गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग दिस इजी क्वेश्चन, हाउ टू सिलेक्ट 3 टर्म्स इन एपी, हाउ टू सिलेक्ट 4 टर्म्स इन एपी, हाउ टू सिलेक्ट 5 टर्म्स इन एपी, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। एपी जीपी आप जरूर बना के आएंगे। That's a question based on S1, S2, S3 are the sum of first and natural number. Okay.
S2 is sum of squares of that first and natural number, है ना, and then ये ऑलरेडी रिपीट हो गया, and then their cubes S1 S2 S3. बहुत सिंपल सी बात है, S1 की जो वैल्यू है that is n plus 1 by 2, S2 is equals to n plus 1 to n plus 1 upon 6, है ना, n plus 1 to n plus 1 upon 6. और S3 क्या है, सम ऑफ क्यूब्स n plus 1 by 2 होल स्क्वायर. तो S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है, और वैल्यू पुट करना है आपको, S3 टाइम्स 1 प्लस 8S1 अपॉन S2 स्क्वायर. ये बहुत सिंपल सा काम है, ये मैं आपसे करवाना चाहूंगा, आप जरूर कर पाएंगे. S1 पता है आपको, S2 पता है, S3 पता है, तो क्यों वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. प्लीज मेक करेक्शन, थोड़ा सा एरर हो रहा है यहाँ पे. तो यू कैन डेफिनेटली ना, दिस इज S1 S2 S3 की वैल्यू आपको भर पुट करना है और कुछ नहीं है. S1 S2 S3 की वैल्यू पुट करोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, और कुछ भी खास नहीं. बस हाँ, अब इसमें कंफ्यूज कैसे हो सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है आपने, बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज ऑन. प्लीज़ प्रैक्टिस से, क्वेश्चन की सॉल्विंग से मत बचिएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग से मत बचिए, ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, पूरा पूरा बनाओ उसको, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचो आप, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है ना. तो सिंपली यू नीड टू पुट द वैल्यूज बस पुट करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है. That's a good question. Sum of first n terms of the series 3 by 1 square plus 5 by 1 square plus 2 square plus 7 upon. तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहला टास्क यहाँ पर भी होता है, ये स्पेशल सीक्वेंसेज या स्पेशल सीरीज की बात होती है. व्हेन यू राइट द nth टर्म, nth टर्म क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो इट इज गोइंग टू बी 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को देखते हुए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. और न्यूमरेटर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 3579 nth टर्म लिख सकते हो ना आप, 3579 की a प्लस n माइनस 1d का यूज करते हुए 2n प्लस 1. nth टर्म ऑफ 3579, कोई परेशानी आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. nth टर्म 2n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है ना. दिस इज nth टर्म, व्हाट इज दैट, 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1. चेक करते जाइएगा, 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1. बट व्हेन वी से यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स, तो आप जानते हैं डायरेक्टली सिग्मा नहीं ले सकते, ये डिनोमिनेटर में आ रही है टर्म्स n की. क्या आप अप्रोच बताई थी मैंने आपको, रिवाइज करिएगा क्लास नोट्स को. एक्सप्रेस द nth टर्म, एक्सप्रेस nth टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. बिल्कुल याद आ गया होगा आपको क्वेश्चंस, सब कुछ वैसा ही. अगर आपने प्रॉपर्ली काम किया, आपने ठीक ढंग से पढ़ाई करी, आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, क्लास नोट्स को रिवाइज किया, तो आप बिल्कुल दिक्कत में नहीं आओगे. तो Tn इज इक्वल टू 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1. nth टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म ऑब्जर्वेशन से ही लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको अप्रोच भी बताया है कि ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट कैसे लिख दिया जाता है, 1 अपॉन n प्लस 1. यू कैन राइट लाइक ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ काफी है, कुछ भी खास बात नहीं होगी.
n+1 माइनस n का कैंसिलेशन बचा 1 अपॉन परफेक्ट. आई टोल्ड यू तो अदर अप्रोच तो ऑब्जर्वेशन से हो गया. अदरवाइज ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट के मल्टीप्लीकेशन, ग्रेटेस्ट टर्म माइनस लीस्ट टर्म के डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना. देन टेक दिस Sn, सिग्मा ऑफ Tn, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n इक्वल्स टू n तक, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, और आप ऑब्जर्व करोगे कि टर्म्स का कैंसिलेशन होते जाएगा, जो आपने बहुत ठीक ढंग से सीखा है, समझा है. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो गलत हो ही नहीं सकता. ठीक है ना. दैट्स गोइंग टू बी लाइक T1 प्लस T2 ना, एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखा ही आपने इसीलिए था. एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखा ही क्यों था? इसीलिए लिखा था ना. ऐसा. इज इट ओके? ठीक है. ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, लेकिन ये बनाइएगा. अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 15 एंड हार्मोनिक मीन बाय 27, देन दीज नंबर्स आर. पहली बात तो आपके दिमाग में जो कुछ बातें हैं, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2. कैलकुलेशन आपको सारे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हमने. ज्योमेट्रिक मीन वुड बी इक्वल्स टू रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी. हार्मोनिक मीन इज 2ab अपॉन a प्लस बी. आप ये भी बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि भाई ये जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, और वो ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है. ये भी आइडिया आपको पूरा डेरिवेशन देखा है आपने. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. दैट इज अगेन इन योर नॉलेज. ठीक है ना. अब वो कहता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 15. अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से 15 से एक्सीड करता है. ठीक है ना. इट एक्सीड्स, अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 15, और अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से एक्सीड करता है बाय 27. ठीक है ना. वो 27 से एक्सीड करता है. a माइनस जी. हाँ, इतना काम आपको करना पड़ेगा यहां पर. और आप एक और इंपॉर्टेंट बात जो जानते हैं वो ये है कि जो ए जी एच होता है, ये किसमें होता है? आर इन जीपी. तो जी स्क्वायर, दैट जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच. जी स्क्वायर जो होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच. जी स्क्वायर जो है वो ए एच के बराबर होता है. अब सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. राइट. देखो, जी कैन बी रिटर्न एज, सब कुछ है आपके पास. जी कैन बी रिटर्न एज, किसी एक के फॉर्म में ले आओ यार, सीधी सी बात है. जी कैन बी रिटर्न एज a माइनस 15 इक्वल्स टू a, और h क्या है? h को भी आप लिख दो a माइनस 27. इज इट ओके? तो a माइनस 15 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एच को भी आपने एक्सप्रेस कर दिया a माइनस 27. तो ठीक है, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच के टर्म्स में आपने लिखा है, और अब बात बन जाएगी. अब क्या अननोन है? यही अननोन है. निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. अरे आप समझ रहे हैं, ये पूरी प्रोसीजर हो गई. अब सारे फैक्ट्स आपके पास में. व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. आप ये जानते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई जिसका हमने यूज किया कि ए जी एच जो होता है वो आर इन जीपी. दिस इज गोइंग टू बी 27 लिख दीजिए आप यहां पर. ठीक है. ए स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, ए माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए टाइम्स ए माइनस 27. देख लीजिएगा आप, कहीं कोई परेशानी नहीं आना चाहिए. ए पता लगेगा तो जी पता लग जाएगा, ए पता लगेगा तो एच पता लग जाएगा, और उससे क्या पता लगेगा? यू विल बी गेटिंग द नंबर्स.
आपको नंबर तो फिर हो सकता है कि आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाए चीजें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यू विल बी गेटिंग द थिंग्स बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ, आप ऑब्जर्वेशन से ही उसको देख पाए, कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही क्या आपको बात? देखो यहां पर सम एस इज द सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए इन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपसे पूछा गया है। सम ऑफ इंफिनिटी की जब बात की जाती है तो हुज फर्स्ट टर्म इज ए, तो इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन 1 माइनस आर, आर इज द कॉमन रेशो। उसने साफ साफ कहा है कि एस जो है वो सम किसका सम है, एस इज द सम ऑफ इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशो आर लिया मैंने। एक बात ऑब्जर्व करना, आप हमेशा निगाह रखना अपनी ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस में आर नहीं है, आर मैंने अपनी तरफ से लिया है तो आर का रिमूवल भी मुझे ही करना होगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज, ठीक है, परेशानी नहीं होना चाहिए, एस इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। आई एम गोइंग टू गिव यू द हिंट, अदरवाइज तो एक क्लास की जगह 2 क्लास लग सकती है उसमें। लेकिन हमें जो सीखना है, हमें तो ऑलरेडी आपको यू आर हैविंग द सॉल्यूशन, क्या किया है बस ये समझ में आना चाहिए। अब आपने क्या किया कि देन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसको एस एन से डिनोट कर देता हूं सो दैट ये एस से कंफ्यूजन नहीं होगा। बोले सर अब क्या करें, आप बता दो, इसमें कुछ ज्यादा मत सोचो, आपको आर को एलिमिनेशन करना है और आपको रिजल्ट किसके टर्म में, ए और एस के टर्म में रिक्वायर्ड है और एस एन रिक्वायर्ड है आपको। तो इट इज गोइंग टू बी, दोस्तों यहां पर आप करोगे एस माइनस एस आर इक्वल्स टू ए, और एल्स यू कैन से एस माइनस ए is equals to SR, or else you can say to S minus A upon S, or else you can say R would be equals to 1 minus of A upon S। ठीक है, हो गया हमारा काम, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं लगी, R की वैल्यू उठा के पुट कर दोगे आप। अब वेदर यू राइट R is to power n minus 1 upon R minus 1, or whether you write 1 minus r is to power n upon 1 minus r, both are one in the same thing only। ये r आ गया आपका in terms of a and s, और आपको क्या रिक्वायर्ड है, you want sn, मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो दैट्स द अप्रोच। इस ढंग से सोचना है कि अरे यार आर तो मैंने अपनी तरफ से लिया, तो आर का एलिमिनेशन कोई दूसरा करने नहीं आएगा, आर का एलिमिनेशन भी मुझे ही करना है। ठीक है, द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज के लिए देयर इज सम एरर देयर। तो मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, सीरीज कुछ ऐसी थी वो 20 प्लस 19 एंड 1/3 प्लस 18 एंड 2/3 प्लस, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना था इस सीरीज में कि ये सीरीज क्या है। तो ये सीरीज जो है ना, वो जब बात की गई द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स इज कमिंग एज एपी। difference of the two terms remains same, sorry I should say difference of the two terms remains same। difference अगर दो terms का same आ रहा है तो उस केस में वो क्या बनती है, that is becoming an AP, वो बन जाती है आपकी AP। और अगर AP बनती है तो अब हमें क्या, मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। आप एक और बात ऑब्जर्व करोगे, 20 19 एंड 1/3 18 एंड 2/3, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये डिक्रीजिंग AP है, डिक्रीजिंग AP है, दैट्स व्हाट, दैट्स अ डिक्रीजिंग एपी। और डिक्रीजिंग एपी इसका मतलब आखिर में कहीं जाके ये क्या होगा, प्रॉब्लम। बोले सर ये क्यों लिखा है मैक्सिमम सम, अच्छा सवाल है। तो वो इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम सम में प्रॉब्लम क्या है कि, समझो इस बात को, वो आगे जाके टर्म्स नेगेटिव होती जाएंगी, डिक्रीज हो रही है एपी, आपको ये फाइंड आउट करना है। आप ये फाइंड आउट करोगे कि भैया एनएट टर्म कब तक पॉजिटिव रहती है, उसके बाद में एक बार तो ये, क्योंकि डिक्रीज होते 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 तो ये फिर नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव होगी तो नेगेटिव का कैसे फाइंड आउट करना, नेगेटिव कहां पर बनेगी ये देखना पड़ेगा ना आपको। तो आप ये देखोगे कि एनएट टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एनएट टर्म, या आप इस ढंग से फाइंड, हाँ तो एनएट टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
कब तक रहती है ये, ना व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज, आप मेरी बात समझ गए कि nth टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि टर्म्स नेगेटिव होती जाएंगी इसमें, इट इज गोइंग टू बी, बहुत ज्यादा मत सोचिएगा। ए आपके पास है 20, डी आप फाइंड आउट कर लोगे टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम है, तभी तो हम एपी की बात कर रहे हैं, और यहां से आप nth टर्म की बात करोगे, और यहां से आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस टर्म पे जाकर वो नेगेटिव बना लेगा, उस टर्म को छोड़ के उससे प्रीवियस की बात करना होगी आपको। आई एम हैविंग द सॉल्यूशन, आप लोगों के पास भी सॉल्यूशन है, जरा चेक करें, कैलकुलेशंस में तो काफी समय लगेगा। व्हेन यू से Tn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब आप रखेंगे उसको तो यू विल बी गेटिंग, भाई आप समझ गए इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है कि कब nth टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, मतलब बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो क्योंकि हम जान रहे हैं कि डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है तो सारी नेगेटिव वैल्यूज ले लेगा वो, तो हम रुक जाएंगे। मैक्सिमम सम की बात करिए, अगर माइनस वाली टर्म कोई ऐड हो गई तो मैक्सिमम कैसे रहेगा, तो टर्म सम रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम कहते हैं भैया कहां तक ये 0 या 0 से बड़ा रहेगा, किस टर्म पे जाके, वो आइडेंटिफाई करने के लिए जब आपने इसको सॉल्व किया, यू आर हैविंग द रिजल्ट विथ यू दैट n इज कमिंग लेस देन इक्वल टू 31। आप इसको करेंगे, आप खुद से करेंगे, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन आप पूरा पूरा खुद से बना के देखिएगा। कंसेप्ट तो समझ गए, डिक्रीज हो रही है तो यू विल बी गेटिंग नेगेटिव टर्म्स, आपको नहीं रखना उसको, क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो मेरा सम मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, इसलिए जहां से नेगेटिव होना चालू हो 0 तक ठीक है, पॉजिटिव 0 तक ठीक है, जहां नेगेटिव चालू होगा हम हटा देंगे, हम उससे प्रीवियस टर्म्स को ही रखेंगे, और उसको देखते हुए हमें Tn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, ए पता है आपको 20, डी आप फाइंड आउट कर लोगे टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, और a प्लस n माइनस 1d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके फाइंड आउट कर लोगे कि कहां पर ये, कब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। और उसके लिए फिर उसने पूछा क्या, मैक्सिमम सम, तो सम ऑफ 31 टर्म्स लेस देन इक्वल टू 31 है, तो 31 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लोगे, ए ऑलरेडी पता है, डी ऑलरेडी पता है, 31 टर्म्स पता लग गया, बात बन जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट सीखना जरूरी है, अच्छे सवाल है, मैंने बताया आपको पेपर में यू विल बी हैविंग सम इजी क्वेश्चंस जो थे, सम ऑफ द क्वेश्चन जो मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में, और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, वो हम डेफिनेटली बना के आए, बनाना आपको पूरे सवाल है, टेस्ट होने के बाद में आपको छोड़ नहीं देना उसको, उन सवालों को दोबारा फिर से करना है, जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, सॉल्यूशन आपको दिया है, हिंट में दे रहा हूं मैं आपको, तो वो करते रहना है आपको, ठीक है ना। द क्वेश्चन सेज a GP consists of an even number of terms if sum of all the terms is 5 times sum of the terms occupying odd places। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखो ये कहा जाता है जीपी इज कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब 2n टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, 2n टर्म्स, मतलब ये मान लीजिए कि आप ए आर स्क्वायर ए इंटू आर एस टू पावर, टोटल टर्म्स 2n है, 2n माइनस 1, टोटल टर्म्स 2n ऑफ जीपी, ठीक है। तो अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग, सम ऑफ द टर्म्स की बात हो गई, मतलब इन सबका सम, 2n टर्म्स का सम, इसमें तो दिक्कत नहीं है, तो दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल टर्म्स, ऐसे लिख रहा हूं मैं, a इंटू आर एस टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली बात क्या लिखता है, फिर लिख रहा है वो कि सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का क्या मतलब, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, वैसा, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक फर्स्ट टर्म ए, ऑड टर्म्स की बात है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, और 2n टर्म जो है वो तो, जो 2n टर्म है वो कौन सी टर्म है, जो 2n टर्म है वो तो इवन है, तो उससे प्रीवियस ऑड कौन सी होगी, वो होगी
2n-1 टर्म, तो फिफ्थ टर्म में 4 है, तो ये क्या आएगा a इंटू आर रेस टू पावर 2n-2। आर यू गेटिंग दिस? अरे ऑड टर्म्स की बात हो रही, ज्यादा मत सोचिए। तो s सम ऑफ ऑड टर्म्स a इंटू आर रेस टू पावर, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स? बोले सर कंफ्यूज हो रहे हैं हम। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आधी टर्म्स इवन है आधी ऑड है। n टर्म्स -1 अपॉन r -1, परफेक्ट, जैसा दिया था। जीपी कंसिस्ट ऑफ दिस इवन टर्म, सम ऑफ दिस इज 5 टाइम्स, ये जो है सम इसके 5 टाइम्स हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल करिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है, समझ में आना चाहिए, बात बन जाती है। गेटिंग दिस? इवन नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल 2n टर्म्स लिया, लिखा है मैंने, टोटल टर्म्स 2n टर्म्स। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, और 2n वाली जो टर्म है वो तो इवन है, तो उससे प्रीवियस 2n-1, ये कौन सी टर्म है? ये है बेसिकली टोटल 2n है, तो ये है t 2n-1, उसकी वैल्यू क्या आएगी? a इंटू आर एस टू पावर 2n-2। उसकी जरूरत नहीं लगी, पर आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंड जस्ट सॉल्व इट, बात बनेगी, बात बन गई। ये एक आसान सवाल, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज p स्क्वायर प्लस 1। बहुत ज्यादा मत सोचिए, कंसेक्यूटिव इंटीजर फर्स्ट टर्म इज गिवन एज p स्क्वायर प्लस 1, बहुत आसान सवाल। कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या बताना चाह रहा है? कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए भैया? 1 होना चाहिए। सम ऑफ 2p प्लस 1, अरे भाई कुछ ज्यादा मत सोचो, सम ऑफ 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 1 बाई 2 ए की वैल्यू आपके पास है p स्क्वायर प्लस 1, बेहद आसान सवाल। 2a प्लस n-1, 2p प्लस 1, तो इट इज 2p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1। ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल, यू नीड टू पुट द वैल्यूज। केवल लैंग्वेज को देखा, कंसेक्यूटिव इंटीजर, डी की वैल्यू 1, बात खत्म। This question, I think last or second last, it seems like no. 1, 2 more questions are there. Okay. 2 by 3, 8 by 9, 26 by 27, 80 by 81, ज्यादा क्यों सोचना है? ये तो साफ साफ जमा जमाया कार्यक्रम है। 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 3 square, 1 minus 1 by 3 cube, 1 minus 1 by 3 raised to power 4। क्यों? अभी अभी तो बनाया था शुरुआत में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, 1 1 1 अप टू n टाइम्स n माइनस ऑफ, ठीक है। जीपी का सम ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन एंड तुरंत लिख दिया आपने। इस टाइप के 2 सवाल मिल गए आपको पेपर में, दोनों बेहद आसान सवाल थे, और लेकिन आसान थे तो आपसे बने या नहीं बने ये सबसे जरूरी था। आसान मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपसे नहीं बनेंगे तब तक आसान का क्या मतलब हुआ ना, ठीक है। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ज्यादा सोचोगे? बिल्कुल नहीं सोचोगे। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, रटा रटाया सा स्टेटमेंट है, पूरा डेरिवेशन सहित बात किया इन द डे 1 इटसेल्फ। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू, डू यू रिमेंबर, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू। तो n टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ये तो आपको रिजल्ट, आपको केवल टिक करना है इसको, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट, जो आपको समझाया था कि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। हमारी बात समझ में कितना रिलेवेंट होता है? आप क्लास नोट्स बनाते हैं, आप क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं, एक बार 2 बार सीखते समझते हैं और चीजें समझ में आती है। If the product of 3 consecutive terms of GP is 216 and sum of product of pairwise is, okay, great.
प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, कौन सी जीपी? 3 टर्म्स ए बाय आर, ए आर, इट सेज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ये रही आपकी जीपी की 3 टर्म्स, ए बाय आर, ए आर, तो प्रोडक्ट दिया आपको 216। आपको कैलकुलेशन ना पूरी करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, अभी तो इनिशियल स्टेज है तब तक तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट बनाने की स्थिति में होना चाहिए। ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। तो यहां से आपको ए क्यूब इक्वल टू 216 और ए की वैल्यू क्लियरली 6। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट आप ले रहे हो सम, देखो ए बाय आर इंटू ए, ये पहला पेयर, ए इंटू ए आर प्लस ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 156। ए की वैल्यू मिल चुकी है तुमको, यार है ना, ए ऑलरेडी आपके पास में, आर इज गेटिंग कैंसल्ड हियर, तो ए स्क्वायर यू हैव टेकन कॉमन, 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू 156। ए की वैल्यू को रख दीजिएगा आप यहां पर, यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ आर, आर के टर्म्स में यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक, आर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक मिलेगी, यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ आर। अरे भाई कर चुके हो आप इस टाइप के सवाल, अब कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ए ऑलरेडी इज विथ यू, आर की 2 वैल्यूज मिलेंगी और उसके अकॉर्डिंगली यू डेफिनेटली यहां पर वैल्यू पुट करना एंड यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट देयर। ये बात अलग है कि समटाइम्स इट डज हैपन। देखो अब एक बात, मुद्दे वाली बात कर ली जाए, कुछ सवाल होंगे और आप इसमें से आइडेंटिफाई करना कि कितने सवाल ऐसे हैं जिनको बाय ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, जरूरी नहीं पूरी प्रोसीजर लगा रहे हो, कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं, मिलेंगे, जो कि आप ऑप्शन लेके भी काम कर सकते हो। उसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इज 216, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज 156, तो आप वैसे भी देख सकते हो, ऑप्शन लेके भी काम किया जा सकता है। समटाइम्स इट डज हैपन, करते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, तो जेई वाले भी उतनी बड़ी गड़बड़ नहीं करते हैं, 1-2 सवालों में ही ऐसा होता है, अदरवाइज उलझा ही देते हैं वो। तो हर सवाल में भी आप रिवर्स मैनर में जाने की कोशिश मत करिएगा। तो दैट इज अबाउट द डिस्कशन पार्ट एंड आई होप कि आपने ज़रूर सवालों को बनाया हुआ है। ये सवाल डेफिनेटली आपके रेफरेंस के लिए हो गए, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है, हमने उसका डिस्कशन किया है, गिवन यू द हिंट, आपके पास सोल्यूशन है, ज़रूर काम करिएगा और ये सवाल आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाना चाहिए। मतलब कमिंग क्लासेस जो होंगी वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो टेस्ट पेपर के 25 क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली जब आपके पास एक सम मिल जाएगा, इन सारे टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस का सम हो जाएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक देयर। So I think it's okay, great. Thank you very much, dear commandos. Bye bye.